अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हम एक और ट्यूटोरियल के साथ, रिटेल कोर्स के ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज मैंने आपको कहा था कि मैं लॉगिन का फॉर्म ये जो है इसका कोड करूँगा और विद एसक्यूएल डेटाबेस के साथ लॉगिन करके दिखाऊंगा। आप पासवर्ड जो भी यहाँ डालेंगे तो वो चेक करके वो आगे का एक नेक्स्ट फॉर्म खोलेगा। ठीक है, हम इस काम को कंटिन्यू करते हैं, मगर एसक्यूएल की ट्रांजेक्शन और उन चीज़ों से पहले हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये जो बटन का कोड है ये कंप्लीट हो जाए। जब भी यहाँ क्लिक हो ऊपर जाके राइट हो तो हम अपना पासवर्ड का जो लेंथ होगी हम 4 डिजिट की रखेंगे, जस्ट लाइक पिन। जैसे हमारे पास पिन होती है, पिन कोड होता है, वैसे हम इसको पिन कोड रखेंगे कि 4 डिजिट से ज़्यादा पासवर्ड हमारे पास नहीं होगा और हर एक डिजिट एक बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ किसी भी एक बटन पे क्लिक करता हूँ, सही, और मैं ट्राई कैच क्लॉज लगा लूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन का ऑब्जेक्ट ये कोई भी, अब ये मैं आगे बताऊँगा क्यों बना रहा हूँ। इसमें ये होता है कि आप एक ही इवेंट सारे बटन्स को दे दें और ये इवेंट सारे बटनों को आप देंगे तो वो जो भी बटन रिसीव होगा तो उसका जो हम टैक्स होगा हम इसके अंदर फिल कराएंगे। ठीक है, अब ये हमने रिसीव कर लिया। जब कोई भी बटन दबेगा तो वो रिसीव कर लेगा बटन यहाँ से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज गेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं चेंज करके txt1 और इसको दे देते हैं हम txt2 और इसको दे देते हैं txt3। इसको सब पिन कर लो और उसके बाद मैं इसको दे दूँगा txt4। ठीक है, ये हमारे पास 4 टेक्स्ट बॉक्सेस है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी कंडीशन में लगाते हैं कि txt1.text इक्वल टू string.empty। अगर वो empty है तो आप क्या करो, txt1.text इक्वल टू button.text। अगर पहला टेक्स्ट बॉक्स को empty मिलता है तो जो भी बटन क्लिक हो तो वो पहले टेक्स्ट बॉक्स पे राइट करते हैं उसका टेक्स्ट जो बटन के ऊपर लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 7 8 ये जो लिखा हुआ, सही है। अब इसके बाद में यही कंडीशन आगे करूँगा, मगर इसमें एल्सिफ लगा दूंगा। हमारे पास 4 बटन, ठीक है, तो हम इसको 4 तक लिखेंगे और बाकी हम एल्स एम्प्टी छोड़ देंगे। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास 2 2, इसको हमने 2 2 कर दिया, इसको 3 3, सॉरी 3 4 4। अब जो भी बटन रिसीव होगा तो वो पहले चेक करेगा, अगर पहला टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो वहाँ राइट करेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर वो ये चेक करेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 एम्प्टी है तो वहाँ राइट कर देगा। तो इस तरह करते करते ये 4 तक आ जाएगा। ठीक है, 4 से ऊपर नहीं जाएगा और कहते हैं 4 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो हम आगे लॉगिन का प्रोसेस करेंगे 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एल्स स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देता हूँ, इफ txt4.text नॉट इक्वल्स टू string.empty। सही है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, हम एक वेरिएबल बना देंगे फिर यहाँ पर, सही है। मैं इसको बाद में बाइंड करूँगा, वो जब क्लासेस और स्कूल का काम कंप्लीट करूँगा तो इस वेरिएबल से हटा दूँगा, मगर अभी फ़िलहाल एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। चेक पासवर्ड के नाम से हमने एक बना दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक पासवर्ड इक्वल्स टू txt1.text प्लस txt2.text प्लस txt3.text प्लस txt4.text। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग के किसी भी वेरिएबल्स में बीच में हम प्लस लगाएंगे तो वो उसको मैथ वाले सिंबल पर नहीं लिखे जाएगा, बल्कि वो उसको कॉन्केटिनेशन कर देगा। मतलब ये राइट होगा, जैसे यहाँ पर 1 लिखा गया तो आगे प्लस आ रहा है तो जो भी टेक्स्ट होगा वो बन जाएगा, अगर 2 आ रहा है तो अब बन जाएगा 1 2।
सही है, इसी तरह ये कॉन्केट कर देगा। इसके बाद यहाँ हम अपना इसका लॉगिन का फंक्शन लगाएंगे लेटर। ठीक है, अब हमने ये एक बटन क्लिक पे इसको इवेंट जनरेट किया था। अब हम क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल किस पे किया था, 7 पे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर। अब मैं आपको .NET कोर में बना तो रहा हूँ, मगर अभी हम आगे फेस करेंगे इसके अंदर कितने इश्यूज हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे किस तरह हम कर सकें। तो WinForm पे डेस्कटॉप पे बहुत सारे इश्यूज हैं .NET कोर पे। जैसे मैं .NET फ्रेमवर्क पे मैं क्या करता था कि एक इवेंट का नाम कॉपी किया, यहाँ से सारे सिलेक्ट किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ डाल देते। ठीक है, तो ये .NET कोर जो है करने नहीं देता है, कि मैंने क्या पता कोई अपडेट ना आई हो, मगर वो करने नहीं दे रहा था जितना मैंने ट्राई किया था। अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स वेट, कितना टाइम लेगा ये। ठीक है, अब आपके सामने ही आ चुका है कि ये आ चुका है। देखें, ये बोल रहा है प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट वैलिड। ये सारे करने ही था, ये थोड़े बहुत बग्स हैं .NET कोर पे। अगर मेरी वीडियो वो लोग भी देखें तो उनको उर्दू समझ आ जाए या हिंदी समझ आ जाए, तो वो इस इशू को सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं इनको 1 बाय 1 दे रहा हूँ। ये इवेंट क्लिक 3 और मैंने दे दिया 0। ठीक है, अब मैंने ये दे दिया। अब ये थोड़ा सा नीचे का जो बटन है, दो ये थोड़े ऑड लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि दोनों एक्स ही मेंशन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बटन को यहाँ करेंगे और इसको यहाँ कर देंगे। सॉरी, इस जीरो को उठाएंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको अलाइनमेंट कर देंगे, और इस जीरो को उठाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे सेंटर में। इस एक्स को उठाएंगे, यहाँ कर देंगे, मगर इस एक्स की जगह पे हम लिख देंगे बैक। ठीक है, कि वो ये जो है मेंशन नहीं कर रहा था बैक को, ये भी ऐसा क्लियर की तरह दिख रहा था। तो इसको अब हम कर देंगे क्लियर, इसको हम कर देंगे बैक। तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं ताकि वो ठीक है। अब ये बैक है हमारे पास और ये क्लियर है, ये सारे ऊपर से क्लियर कर देगा। इसके साथ मैंने कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं क्लियर के ऊपर। ठीक है, कि ऊपर जितने टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं कि एक बटन पे वो सारे क्लियर हो जाए। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, void clear txt। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कर दिया txt1 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, txt2 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, txt3 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट txt4 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अब हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। अब हम इस क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस बटन पे कॉल कर देंगे, तो वो क्या करेगा, ऊपर जितने टेक्स्ट ब्लॉक है उनको क्लियर कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बटन पे बैक। हम बैक के लिए, अब हमें बैक पे क्या करना है कि जब भी बैक का बटन दबे तो वो 1 बाय 1 एक एक रिमूव टेक्स्ट ब्लॉक पे करे, जिस पे जैसे कि अभी ये 3 फिल हैं, तो बैक दबाए तो सबसे लास्ट फिल वाला वो क्लियर करे। तो एक मतलब क्लिक जो भी लिखा हो, अगर तीनों पे कुछ लिखा है, इसी पे लिखा तो इसी को क्लियर करे। अगर 3 पे लिखा हुआ है तो वो थर्ड वाले को, या 4th पे लिखा हुआ है रॉन्ग हो गया पिन कोड, तो 4th वाले को क्लियर करे, ना कि थर्ड वाले को करे। तो 1 बाय 1 वो क्लियर करे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसके लिए करते हैं एक इफ की कंडीशन लगाते हैं। हम सबसे पहले करेंगे txt4 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। जब वो नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एम्प्टी होगा,
एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करो, txt4.text string.empty, सेम आपने ये एम्प्टी कर देना। अब उसके बाद हम लगाएंगे एल्स की कंडीशन, सही है। अब सेम काम हम 3 के लिए करेंगे, एल्स हम कर देंगे 3 3, सही है। अब इसके एल्स में चलेंगे, सही है। अब यही काम हम यहाँ पर 2 के लिए करते हैं, 2 2, सही है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एल्स में जाता हूँ, तो अब हम यही काम कर देंगे 1 के लिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है हमारा बैक का बटन, सही है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे थे 4, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसको एम्प्टी कर दो, अगर वो एम्प्टी है तो एल्स में एम्प्टी है मीन्स, तो फिर वो 3 को चेक करेगा। अगर 3 भी एम्प्टी है तो फिर वो एल्स में आके 2 को चेक करेगा, अगर 2 भी एम्प्टी है तो वो आके 1 में चेक करेगा। इसमें हम एल्स में लगा देते हैं एल्स कुछ ना करेगा, अगर 1 भी एम्प्टी है तो वो कुछ भी ना करेगा, सही है। अब ये हमारे पास हो गया है हमारा कोड लॉगिन का कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं अपने एसक्यूएल पे। एसक्यूएल सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर क्लास बनाते हैं, फिर उसके बाद एसक्यूएल में टेबल बनाएंगे और उसका स्टोर प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। हम ये जो काम जितने कर रहे होंगे डायरेक्ट क्वेरी से नहीं कर रहे होंगे, स्टोर प्रोसीजर से करेंगे। और मैं स्टोर प्रोसीजर बनाते वक्त आपको बताऊंगा अभी कि इसका हमें बेनिफिट क्या है स्टोर प्रोसीजर के वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। तो एसक्यूएल खोला होगा सामने तो इजीली बताऊंगा। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एंटिटीज का फोल्डर था, ये हम एंटिटीज की लाइब्रेरी थी। अब हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं यूजर्स क्लासेस, ठीक है। यूजर से लिंक जितनी क्लासेस होंगी हम यहाँ बना देंगे। अब उसके बाद हम एक क्लास यूजर की बनाएंगे जिसके अंदर सारे डेटा मेंबर होंगे उस टेबल के, सही है। तो अब हम उसको नाम दे देते हैं यूजर क्लास, ठीक है। अब हमने इस क्लास का नाम ये रखा है यूजर क्लास। अब इसको हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। और अब हमें यूजर के टेबल में क्या क्या चाहिए हम पहले क्लास में ही बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें एक यूनिक आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम यूजर आईडी, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, यूजर का नेम, यूजर नेम, ठीक है, उस यूजर का नेम। थर्ड हम कर लेते हैं अपना पासवर्ड, पासवर्ड थर्ड हमारे पास होगा पासवर्ड, उस यूजर का पासवर्ड क्या है, सही है। और फोर्थ हम बनाते हैं RFID, सही। RFID होता है कि आप एम्प्लॉय को कार्ड दे दें, तो RFID रीडर कार्ड होते हैं जो आपकी अगर पॉज टिल के साथ लगा हुआ हो तो उस कार्ड के पीछे जो भी कोड होगा अगर हमने अपने यूज़र के साथ सेव किया तो वो उसको रीड करके उसके अगेन यूज़र का पासवर्ड गेट कर सकता है, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ यूनिक पासवर्ड से कर रहा हूँ, मगर आगे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स रखूँगा जिसके अंदर से आप, या एक बटन रखूँगा जिसके थ्रू आप और पॉपअप खुले और आप अपना RFID स्कैन कर दें, ठीक है। अब फोर्थ हम क्या करते हैं, इस यूज़र का एक डबल वेरिएबल बना देते हैं और हम रेट पर आवर देते हैं कि उस यूज़र को हम पर आवर कितनी सैलरी पे रख रहे हैं, उसका हम यहाँ डिफाइन कर दें, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इससे पहले हमें कुछ फील्ड और बनानी है, जैसे यूज़र की, हमारे ये यूज़र मीन्स हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो शॉप के एम्प्लॉयज़ होंगे या जो भी होगा जो टिल से लॉग इन होगा, ठीक है। हम इससे पहले उसकी ईमेल भी रख लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड भी तो रहे कि जो यूज़र हमारे पास काम करते हैं। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ कि टिल नेम। टिल नेम ये कि किस कंप्यूटर से लिंक होगा कि यूज़र उसी कंप्यूटर को यूज़ कर सके या उस कंप्यूटर से ये यूज़र बनाया गया है, तो इसके अंदर वो कंप्यूटर का नाम आ रहा होगा जिस यूज़र को जिस कंप्यूटर से बनाया गया टिल से, सही है। उसके बाद हम एक फील्ड बनाएंगे बूलियन की। अब हम यहाँ बूलियन की बनाएंगे इज एक्टिव अकाउंट, कि ये अकाउंट बंदा जॉब छोड़ के तो नहीं चला गया, हमने डिसेबल तो नहीं कर दिया ये अकाउंट के वो दोबारा लॉगिन ना कर सके, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम यहाँ पर।
उसके बाद हम एक फील्ड बना देंगे पब्लिक इंटीजर यूज़र ग्रुप आईडी। सही, हम जब यूज़र के एक्सेस आगे बनाएंगे तो उसमें ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स और उसके एक्सेस रूल होंगे। तो उस ग्रुप की आईडी दे देंगे। जैसे हम मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं, एडमिन, स्टाफ, ऑनर एक्सेट्रा। तो उनके अगेंस्ट आगे ग्रुपिंग की फील्ड्स होंगी एक्सेस की। अगर हम यहाँ पर लिंक करेंगे ग्रुप, सही है, ताकि वो उसके आगे का जो भी लिंक होगा तो वो खुद ही गेट कर। तो अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसके अंदर एक और फील्ड रेट पर आवर के बाद ऐड कर लेते हैं, और वो फील्ड हम स्ट्रिंग में ही कर देते हैं। यूज़र का नेशनल आइडेंटिटी नंबर हो कुछ, तो हम वो भी अपने पास स्टोर कर देंगे। सही है, ताकि हमारे पास उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव। तो अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे बाइट का। इसके अंदर हम अपने एम्प्लॉय की जो भी इमेज अगर हम रखना चाहें तो वो इमेज रख लेंगे। सही है, अब ये हमारे पास जो है क्लास बन चुकी है यूज़र की। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगा, या सही है। अब ये हमारे पास क्लास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट के टेबल बनाऊंगा इसके अगेंस्ट। सही है, अब हम जाएंगे एसक्यूएल में। मैं एसक्यूएल 2008 R2 यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि मैं 2019 करूँ या और एक्सेट्रा कोई और हैवी इंस्टॉल करूँ। मुझे सिंपल सा चाहिए था क्योंकि 2019 भी वही काम करता, टेबल बनाता, स्टोर पीसीए बनाता, व्यूज़ बनाता और ट्रिगर वगैरह ये सब वही काम वो भी करता। तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देख के, हम अपनी पॉज की रिक्वायरमेंट को देख के हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 2019 की कहीं न्यू नीड है, कोई वेब की ऐप वेब बन रही है, या कोई WPF का ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो वेब बेस हो या डॉटनेट कोर पे हो, तो उस पर रिक्वायरमेंट हो क्रॉस प्लेटफॉर्म की एटसेट्रा, कुछ और ऐसा फीचर की उसको नीड हो, तो वो उस वर्जन पे जाए। अदरवाइज इतने हैवी वर्जन पे अपने पीसी पे लोड देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक्सप्रेस कर लें 2008 R2 कर लें, 8 कर लें, इससे नीचे ना जाए। कुछ फंक्शनलिटी इसके अंदर 5 के बाद से अच्छी हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड मैं यूज़ करता हूँ, और ये मेरी अपनी भी चॉइस है। आप अपनी मर्जी से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं हमारे पास ये डेटाबेस था। अब हम एक टेबल बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम सेम जो कॉलम नेम थे हम ये कॉपी कर लेते हैं। इसको हम डेटा टाइप इंटीजर, यूज़र नेम एन वाचार। अब यूज़र नेम मैक्सिमम 100 लेंथ पे जाएगा। पासवर्ड, अब पासवर्ड हमारे पास था 4 डिजिट का। सही है, अब मैं इसको यहाँ 5 कर दूँगा। अब RFID एंड वाचा बाय डिफ़ॉल्ट 50 RFID पे रहने देते हैं। ईमेल, और इसका ईमेल एंड वाचा 50 पे। टिल का नेम ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एंड वाचा 50 पे। अब एसक्यूएल में बूलियन की जो फील्ड होती है, जो डेटा टाइप होती है, वो होती है बिट। तो अब हम बिट ही रखेंगे यहाँ पर। तो बिट मेंशन कर रही होती है बूलियन को। ठीक है, यूज़र ग्रुप आईडी का हम एक बनाएंगे। इसके अंदर टीचर्स रेट पर आवर हमारे पास डेसिमल है कि उस वेजेस हैं कितनी हम पर आवर उसको दे रहे हैं। तो डबल फील्ड नहीं होती, उसके अगेंस्ट हमारे पास फ्लोट होती है। NI नंबर, और इसमें रखेंगे एन वाचा ये। अब उसके बाद हमारे पास इमेज का है। इमेज के लिए हम रखेंगे ये इमेज पूरी हम डेटाबेस में सेव कराएंगे उस टेबल के अंदर। ये नहीं कि उसका हम खाली पाथ सेव करा दें या उसका नेम सेव करा दें एक्सेट्रा, वो नहीं करेंगे। हम उसकी जगह पे पूरी इमेज सेव कराएंगे। तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप होती है वार बाइनरी की, जो बाइट को सेव करती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं मैक्स कर देता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी वो कन्वर्ट करके करता है, तो मैं इसमें मैक्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल बन चुका है। अब इसकी थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। जैसे इसको कर देते हैं प्राइमरी। ठीक है, और उसके साथ ही इसको हम यहाँ से कर देंगे आइडेंटिफिकेशन। इस स्पेसिफिकेशन को इज आइडेंटिटी यस।
हमने ये कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अ, इस यूज़र नेम पे क्या करेंगे, एक इंडेक्स डाल देंगे। तो इंडेक्स ये करता है कि आपका जैसे डेटा सीक्वेंस में पड़ा हुआ है या यूज़र आईडी जैसे आप ऑटो जनरेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस से पड़ा हुआ है, तो इंडेक्सिंग लगाना इसलिए ज़रूरी होती है कि आप कुछ सर्चिंग कर रहे हैं उस जिस कॉलम पे आपने इंडेक्स लगाया हुआ है उस कॉलम पे, तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली अगर इंडेक्स लगा है तो डायरेक्टली पिक कर लेगा उस इंडेक्स पे जाके। अगर इंडेक्सिंग नहीं लगी हुई तो वो क्या करेगा, एक एक कॉलम को रीड करेगा उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, इंडेक्सिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अपने यूज़र नेम पे इंडेक्स लगा देंगे। और मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एसक्यूएल का, तो इंडेक्सिंग के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। तो जो मुझे यहाँ नीड है तो मैंने यहाँ से यूज़र नेम किया, ओके कर दिया, सिंपल, टाइप इंडेक्स इज यूनिक नो। ठीक है, अब हम यहाँ एक और इंडेक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ हम इस इंडेक्स को नाम दे देते हैं यूज़र नेम इंडेक्स। ठीक है, अब हमने ये क्रिएट किया था, इसको नाम दे देते हैं पासवर्ड इंडेक्स। सही है। अब पासवर्ड इंडेक्स हम इसलिए लगा रहे हैं कि एक हमें जो है यूनिक रखना है कि वो रिपीट ना हो दोबारा। ठीक है, पासवर्ड हमने इसको सेट किया। अब इस यूनिक को हम, अब वो दोनों काम करेगा, इंडेक्सिंग का एक जो मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट पिक करेगा और साथ सेव करते वक्त ये इसको यूनिक रखेगा। ठीक है, अब हमने ये 3 जगह पे इंडेक्सिंग लगा दी। अगर हमें इसकी भी नीड है तो हम इस पे भी लगा लेते हैं इंडेक्स, ताकि हम RFID स्कैन करें तो कुछ हमारी इंडेक्सिंग काम करे। RFID इंडेक्स। ठीक है, इसके नाम कॉलम नेम चूज कर लेंगे। RFID कहाँ गया, ये। और हमें इतनी नीड नहीं है इंडेक्सिंग की। ठीक है, हमने ये 4 इंडेक्स बना दिए। एक तो प्राइमरी की का बन गया इंडेक्स, एक पासवर्ड का, एक RFID का और एक यूजर नेम। अब हमने ये इंडेक्स बना दिया। अब हम अपने इस टेबल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। हम इसको नाम दे देंगे TBL यूजर्स। ठीक है, TBL यूजर्स दे दिया। अब इसके साथ हम एक और टेबल बनाएंगे। इसके साथ हम एक और टेबल बनाएंगे, मगर उससे पहले इसके अंदर हम एक काम कर देते हैं कि एक फील्ड और बना लेते हैं। अच्छा, याद आ गई, डेट टाइम क्रिएटेड डेट। ठीक है, अब इसके अंदर डेट टाइम स्टोर होगा कि ये यूज़र कब क्रिएट किए गए। सही है, ये भी हमें चाहिए। या ज्वाइनिंग डेट आप कर सकते हैं, मैंने इसको क्रिएटेड डेट दे दिया, आप ज्वाइनिंग डेट कर सकते हैं कब उस यूज़र ने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्रिएटेड डेट टाइम। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको साथ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और हमारे कंस्टेंट कीज ये आ गई, इंडेक्सेस ये आ गई। ठीक है, हमारे पास 4 इंडेक्स थे, एक प्राइमरी की थी, ये सब आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये क्रिएटेड डेट हो गया, मगर हम इस हर टेबल के साथ जितने भी होंगे उसके लॉग मेंटेन कर रहे होंगे, जितने भी टेबल्स हमारे पास होंगे। ठीक है, उसके हम लॉग मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से न्यू विंडो करेंगे, एक इसी तरह का टेबल बनाएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, उसको हम दे देंगे TBL यूज़र लॉग, ताकि अगर कोई यूज़र हमसे डिलीट हो गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई है, कुछ भी आगे जितने टेबल का डेटा होगा वो डिलीट हो गया, तो हमारे पास बैकअप में लॉग में वो पड़ा हुआ हो और एडमिन किसी वक्त भी वो लॉग देख सके कि आज हमारे एम्प्लॉय ने किया क्या है। ठीक है, हर जितने भी टेबल बनेंगे उनके लॉग बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम रख देते हैं एक कॉलम नेम, एक और एक्शन। ठीक है, एक्शन के नाम से हमने रख दिया, उसकी डेटा टाइप हम दे देंगे एन वाचा 50, सॉरी एक मिनट, एन वाचा और कॉलम के बाहर 50 और इसको कर देंगे नल। सही है, अब ये हमारे पास एक लॉग का हम जनरेट करते हैं।
और इसके आई थिंक जो इंडेक्स नेम है वो उनके जो नेम है आई थिंक वो चेंज करने पड़ेंगे। पीके यूजर्स लॉग प्राइमरी की का या और पेड इंडेक्स ऑफ सेट ग्रुप की लॉग प्राइमरी की टेक्स्ट इमेज प्राइमरी। सही है। अब हम या इसको अब हम रन कर देंगे एग्जीक्यूट। तो अगर हम यहाँ से टेबल रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास एक तो ये था, दूसरा हमारे पास ये आ गया। अब इसका जो डाटा है वो जैसे इंसर्ट हो रहा है या अपडेट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो वो हम जब इंसर्ट की क्यूरीज यूजर्स के लिए लगा रहे होंगे इसके लिए, हम उसके साथ भी लगा सकते हैं कि एक और इंसर्ट की इसके भी बना के लगा दें। सही है। उसके लिए ये कि काम बढ़ जाता है। उससे अच्छा है कि हम ट्रिगर यूज़ करें कि इस टेबल में जब भी इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, तो यहाँ जाके इसकी अगर इंसर्ट हुई है तो इंसर्ट की वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर दे, अपडेट हुई है तो अपडेट की वैल्यू इंसर्ट कर दे, एक नया कॉलम बना, नया रो बना के, डिलीट हुआ तो डिलीट का यहाँ पर काम कर दे। ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रिगर्स में जाएंगे, न्यू ट्रिगर करेंगे। ठीक है। या तो इतना कुछ खुल रहा है, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ट्रिगर चले हम यहीं से बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर था ट्रिगर। सही। अब सबसे पहले वो लिखा हुआ उसने क्रिएट ट्रिगर, हम ट्रिगर का यहाँ पर नेम देंगे। सही है। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको पूरे को मिटाएंगे और हम यहाँ कर देते हैं tpo डॉट, अब यह ट्रिगर का नाम क्या रखें, tr यूजर्स लॉग, ये हमने ट्रिगर का नेम दिया। साथ वो पूछ रहा है कि किस टेबल पे इफेक्ट हो तो ये ट्रिगर एग्जीक्यूट हो। तो अब हम नाम दे देंगे ऑन tpo डॉट, किस टेबल पे हमें करना था, इस टेबल पे। सही है। हमने ये कॉपी किया कि जब भी ट्रिगर इस टेबल पे कुछ भी अपडेशन हो तो वो ट्रिगर इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर। ठीक है। आफ्टर, अब हम 3 ट्रिगर बनाएंगे, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का, एक डिलीट का। सही है। यहाँ पर दिए हुए इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ठीक है। अब हम आफ्टर पे पहले हम बना रहे हैं लॉग, यहाँ पर लिख देते हैं इंसर्ट। अब हम पहले बना रहे हैं इंसर्ट। ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर इंसर्ट। अब ये जो है अब ट्रिगर तभी फायर होगा जब इस टेबल के अंदर कुछ इंसर्शन होगी। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है। हम बना देंगे ये सारे वेरिएबल्स जितने। अब इसके लिए हम वेरिएबल बनाने की क्या करते हैं, डिक्लेयर। अगर आप एस से ऊपर एस के बाद बना रहे हैं तो आप ये डिक्लेयर ना लिखें, बिगिन में बना रहे हैं तो आप लिख लें। तो एस से ऊपर बिगिन और एस के बीच में लिखने की नीड नहीं है, इसलिए कि एक ही ट्रिगर है, कुछ और क्यूरीज नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे यूजर आईडी। ठीक है। यूजर आईडी का हम बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम यहाँ पर 12 इसे सेम कॉपी कर देंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास ये 12 आ गए, मगर हमने यहाँ पर 7 बताया नहीं कौन सा है। हमने बता दिया इंटीजर है यूज़र आईडी। सेकंड हमारे पास है यूज़र नेम, इसको हमने दे दिया n varchar 100। थर्ड हमारे पास है पासवर्ड, इसको हम दे देंगे n varchar 50। फोर्थ है RFID, पहले नेम कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेटा टाइप दे दूंगा टिल नेम। 1 सेकेंड, यहाँ से मैं जो हूँ टिल नेम हो गया इज एक्टिव अकाउंट।
is active account, user group ID, rate per hour, ठीक है, NI number, image और created date। ठीक है, अब हमने कुछ ये वेरिएबल बना दी, इनके हम डेटा टाइप दे देंगे nvarchar 50। ईमेल को भी हमने यही दिया था तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, nvarchar 50। टिल नेम को भी हमने यही दिया था, इसको हमने दिया था डेट, ग्रुप आईडी को दिया था इंटीजर, रेट आवर को दिया था फ्लोट, एनआई नंबर को हमने ये दिया था, इसको हमने दिया था var बाइनरी मैक्स। ठीक है, क्रिएटेड डेट को हमने दिया था डेट टाइम। अब ये हमारे पास वेरिएबल बन गए, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर अपना जो भी डेटा है इनके अंदर पहले फिल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा यहाँ पर फिल करते हैं, हम डालते हैं सिलेक्ट @user id इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू, अब हमने आफ्टर इंसर्ट किया तो ये आफ्टर इंसर्ट में हमारे पास एक मेथड आ जाता है ट्रिगर के अंदर, इंसर्टेड, ये हमारे पास मेथड आ जाता है। अब ये क्या करता है, इंसर्टेड जो भी इसके अंदर इंसर्शन हुई है, अब वो क्या करेगा, वहाँ से इंसर्टेड जो भी हुआ वो उठाएगा, विद कॉलम नेम उठाएगा। अब हमने और यूजर आईडी के इक्वल क्या करना है, इंसर्टेड डॉट यूजर आईडी। ठीक है, नॉट बी बाउंड इंसर्टेड, आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी, ठीक है, स्कूल को बंद करते हैं, स्कूल को ओपन करते हैं। एक शॉर्टकट की होती है रिफ्रेश करने की, आई थिंक मुझे याद नहीं है, तो अभी इसी मैंने एसक्यूएल बंद करके खोला है, टेबल्स में जाऊंगा, यूजर्स ट्रिगर, यहाँ पर इंक्वायरी कर देते हैं, ये पेस्ट कर देंगे कॉलम से, इसलिए कॉलम। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पेस्ट किया तो ये अभी भी इंसर्टेड डॉट यूजर आईडी नहीं उठा रहा। अब हम चेक करते हैं क्यों नहीं उठा रहा ये। ओके, रिफ्रेश का मसला नहीं था, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई। सही सही सही, इंसर्टेड डॉट, अब उसको उठा लेगा, इंसर्टेड डॉट यूजर आईडी, इंसर्टेड, क्यों मसला कर रहा है अभी ये, इंसर्टेड डॉट यूजर आईडी, एक मिनट आगे जा रहा है ये। अब हम दे देते हैं यूजर नेम इक्वल्स टू इंसर्टेड डॉट यूजर नेम। अभी ये क्यों इशू कर रहा है, अभी हम इसको चेक करते हैं कि इशू ये क्यों कर रहा है, ये उठा नहीं रहा। ठीक है, इसके लिए हम लिखते हैं, तो इसके ऊपर हम लिखते हैं कि यूज टीपी गो। अगर हम ये लिखते हैं तो फिर वो उठाएगा, नहीं पिक कर रहा, इंसर्टेड डॉट यूजर आईडी। मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं चेक करता हूँ कि इशू क्या फिर। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा कि उसके सिली सी मिस्टेक है कि अगर आप सिलेक्ट की क्वेरी भी लिखते हैं तो आप उसमें फ्रॉम और टेबल नेम ना दें तो वो कहीं से कुछ भी नहीं उठाता। ठीक है, अब हम ये एक क्वेरी तो बना रहे हैं मगर इसके नीचे हम फ्रॉम दे देंगे इंसर्टेड। ठीक है,
अब जब हम ये इंसर्टेड देंगे तो आप देखें इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, अब ये कॉलम नेम भी लाएगा। अब मैंने यहाँ यूज़र आईडी दे दिया और यहाँ पर मैं दे दूंगा TBL और यूज़र नेम। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर बन रहा है। अब कोई इशू नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे पास क्या था, पासवर्ड इक्वल टू कॉमा। मैं इसके आगे की इम्प्लीमेंटेशन बाद में करता हूँ, पहले कॉपी कर देता हूँ। एक तो कॉपी का बार बार लिखना, ये till name this is active account or enter, yeah is active account हो गया। यूजर ग्रुप आईडी हो गई, रेट पर आवर हो गया, ठीक है, NI नंबर हो गया, ठीक है, इमेज आ जाओ, I think it 12 from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से अब हम यहाँ से खाली ये कॉपी करते हैं और इंसर्टेड डॉट, इस पे हमें क्या देना है, पासवर्ड, ठीक है, और इसमें हमें क्या देना है, RFID, और इसमें हमें देना है ईमेल, ठीक है, इसमें हम दे देंगे टिल नेम, ठीक है, इस एक्टिव अकाउंट और यूजर ग्रुप आईडी, और इसमें हम दे देंगे रेट पर आवर, इसमें हम दे देंगे NI नंबर, और इसमें हम दे देंगे इमेज, और इसमें हम दे देंगे क्रिएटेड डेट। अब लॉग में हमने एक एक्शन बनाया था अलग से कि इंसर्ट टू अपडेट हो, वो साथ मेंशन करे, सही ना। अब उस एक्शन की यहाँ पर एक फील्ड कम है, आई थिंक हम इस एक्शन की डेट भी बना देते हैं, एक्शन डेट टाइम, सही है, डेट टाइम, ताकि हमारे पास स्टोर हो कि ये एक्शन जो हुआ था ये कब हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जब ये सारी वैल्यूज सेट हो गई इन वेरिएबल के अंदर इंसर्टेड की, तो आप सिंपली यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू TBL यूजर्स लॉग और वैल्यूज, ठीक। अब इसके अंदर एक चीज़ इशू थी कि एक चीज़ भूल गया कि यूज़र आईडी को यहाँ से रिमूव प्राइमरी की करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करते हैं और एक आईडी का एक यूनिक यहाँ बनाते हैं और इसको कर देते हैं सेट प्राइमरी की, और इसको कर देंगे ओपन, ठीक है। इसकी ट्रिगर की अपनी एक यूनिक आईडी ये ले लेते हैं। अब यूज़र आईडी से मैंने ये हटा दिया प्राइमरी, सही है, वो एक कॉलम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ में ये आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही होगी, तो वैल्यूज़ में हम डाल देंगे ये सिंपल से नेम, यूज़र आईडी है, फिर है हमारे पास यूज़र नेम, फिर है हमारे पास पासवर्ड, फिर है हमारे पास RFID, RFID के बाद ईमेल, देखिए कॉपी कितना करना पड़ रहा है, एक एक, टेल नेम इज एक्टिव अकाउंट, यूजर ग्रुप ID, रेट पर आवर, NI नंबर और इमेज एंड क्रिएटेड, आई थिंक ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 है, यहाँ कॉमन ये 12 है। अब हमारे पास इसमें दो एक्स्ट्रा थे, तो अब हम एक्शन है सबसे पहले, तो हम एक्शन की जगह डाल देते हैं, यहाँ इंसर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड। अब इंसर्टेड के बाद हम यहाँ लगाएंगे एक्शन डेट इन टाइम हमें डालना, तो हम गेट डेट का हमारे पास एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में, हमने गेट डेट कर दिया,
तो अब इस टेबल जब भी इंसर्शन होगी तो क्या करेगा कि इस टेबल में ऑटोमेटिक एंट्री कर देगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ डायरेक्ट इसकी इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे, बाकी काम ट्रिगर ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ट्रिगर का मकसद यही होता है कि वो उसको कोई ड्यूटी दे दो, वो ऑटोमेटिक उस वक्त काम करेगा जब उसको हमने बताया होगा कि इस टेबल पे ये इंसर्शन हो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया एक ट्रिगर कंप्लीट, इसको हम कंट्रोल ए करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये अभी क्रिएट हो गया, अब ये आएगा कहाँ पर, इसके ट्रिगर से याद, सही है। अब इसी तरह हम अपडेट की और डिलीट की बना, इसमें हम यहाँ लगा देते हैं अब अपडेट टीआर यूजर लॉग अपडेट टीबीएल यूजर्स, और इसको हम कर देंगे अपडेट। आफ्टर अपडेट पे ये फिर अब इंसर्ट और अपडेट में डिफरेंस ये होता है कि आपको आफ्टर में अपडेट या इंसर्ट देते हो सिर्फ, ये बाकी अपडेट भी वो इसी तरह उठाता है इंसर्टेड के थ्रू। अपडेटेड का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ अपडेटेड, क्योंकि बेसिकली एसक्यूएल क्या कर रहा होता है, अपडेटेड के लिए एसक्यूएल क्या कर रहा होता है, अपने पास से पुरानी एंट्री डिलीट करता है और जो नई एंट्री बन रही होती है उनको इसको इंसर्ट करता है। तो ये आपको लगता है कि अपडेट हो गया, और बेसिकली एसक्यूएल वो डिलीट करके इंसर्ट कर रहा होता है। तो अब वो जो डिलीट करके इंसर्ट करेगा, अब हम उसको अपडेट के लिए उठा लेंगे इंसर्टेड के थ्रू, मगर और इसी तरह एक इंसर्ट की क्वेरी लगा देंगे, मगर इसके अंदर डाल देंगे क्या, अपडेटेड। ठीक है, ये अपडेट हुआ, अब ये क्रिएट हो रहा है, अब ये मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब डिलीट के लिए थोड़ा चेंज है, डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिलीट डिलीट। ठीक है, अब हमने यहाँ डिलीट लिखने के बाद अब जो काम हम यहाँ पर इंसर्टेड से करा रहे हैं ना, अब हम कराएंगे डिलीटेड से। ठीक है, हम ये डिलीटेड कॉपी करते हैं, अब वो नहीं इंसर्टेड का फंक्शन मिल रहा है, अब हम यहाँ डिलीटेड डाल देंगे, यहाँ सब जगह पर डिलीटेड 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 डिलीटेड। अब हमने ये सब जगह डिलीटेड डाल दिया कि अब डिलीटेड से उठाओ, जो रॉ डिलीट हुआ है वो सारा डेटा उठाओ, इस वेरिएबल में सेट करो और इस टेबल में इंसर्ट कर दो। ठीक है, कुछ भी अपडेट हो उस टेबल के अंदर, इंसर्ट हो डिलीट हो, हम ये इस टेबल के अंदर वो नई एंट्री इंसर्ट कराई, सही ना। आगे हम अपने पॉज में एक फंक्शन भी रखेंगे कि मैनेजर को एक्सेस हो के वो लॉग क्लियर कर सके, ये टेबल को ट्रंकेट कर सके, या इसको डेटा रिमूव का हैवी ना हो पाए, सही है। तो अब हम यहाँ इस सेक्शन में रख देंगे डिलीटेड, सही है। अब हम इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे, ट्रिगर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, ये हमने किया तो ये बन गया। अब मैं ट्रिगर को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास 3 ट्रिगर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टोर प्रोसीजर के ऊपर। स्टोर प्रोसीजर की तरफ, इसके लिए इसकी इंसर्शन अपडेशन डिलीशन सिलेक्शन के लिए स्टोर प्रोसीजर हम यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि स्टोर प्रोसीजर और डायरेक्ट क्वेरी में मैं आपको इस वक्त बताऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर और डायरेक्ट क्वेरी में क्या डिफरेंस है। स्टोर प्रोसीजर ये होता है कि आप वन टाइम बना लें और उसको हर टाइम यूज कर सकें उसके नेम से और पैरामीटर से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, पहला तो डिफरेंस ये। सेकंड थिंग, एक तो ये सिक्योर होता है, सिक्योर डेस्कटॉप पे तो हर तरह से कह सकते हैं कि सिक्योर है। अब जैसे वेब पे होता है कि स्टोर प्रोसीजर बनाया तो वेबसाइट में आपको स्टोर प्रोसीजर का नेम मिलेगा, पैरामीटर मिलेंगे, मगर उसकी क्वेरी आपको नहीं मिलेगी, सही है। इसी तरह ये सिक्योर के साथ साथ अब इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी होती है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इस तरह होती है कि अगर आप कोई डायरेक्ट क्वेरी यहाँ पर कोड के अंदर डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल और डायरेक्ट एसक्यूएल को देते हैं, वो क्या करता है कि पहले एसक्यूएल के कैशे में जाके उस लाइन को इंसर्ट करता है फर्स्ट टाइम हमेशा वो टाइम लेगा, क्योंकि पहले वो जाके एक तो वो डेटा भी ला रहा होगा, साथ उस एसक्यूएल के कैशे में इंसर्ट भी कर रहा होगा, तो ये वो लाइन ऑफ क्वेरी जो है ना इंसर्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल यूजर वेयर पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3, सही 1 2 3 4 ये हो, तो अब वो क्या करेगा, इस पूरे 1 2 3 4 के साथ पूरी लाइन को कैशे में इंसर्ट कर देगा कि नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 सर्च हो तो वो डायरेक्ट एसक्यूएल पे ना जाए,
सर्चिंग के लिए वो कैशे से उसको हिट कैशे को हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कैशे में इंसर्ट हो चुकी है, वो एसक्यूएल को हिट नहीं करेगा, कैशे को हिट करेगा, तो कैशे फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो अब डायरेक्ट क्यूरी में ये मसला होता है कि अगर आपने 1 2 3 4 इंसर्ट करा दिया, अब उसके अंदर पासवर्ड के अंदर कोई और यूजर लॉग इन हो रहा है, 4 5 6 डाल रहा है, अब डाटा चेंज हुआ तो अब फिर वो नया काम इसी तरह करेगा कि दोबारा जाके कैशे में इंसर्ट करेगा और फिर जाके एसक्यूएल से कांटेक्ट करेगा, तो ये डबल काम करेगा अगर पैरामीटर वैल्यू चेंज हो गई। अब स्टोर प्रोसीजर में ये बेनिफिट होता है कि आपका आपने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया, आपने जितने डिफरेंस पैरामीटर के साथ आपने वो स्टोर प्रोसीजर जब कॉल हुआ फर्स्ट टाइम किसी भी पैरामीटर के साथ, तो वो कैशे में इंसर्ट कर देगा उस स्टोर प्रोसीजर को उसके नेम के साथ, सिंपल। अब नेक्स्ट टाइम उसके अंदर आप डिफरेंट पैरामीटर्स दे दें, वैल्यूज दे दें, तो वो हमेशा ऑलवेज हिट करेगा कैशे को, क्योंकि वो स्टोर प्रोसीजर का ये बेनिफिट है कि वो नेम सेव करता है और वो कैशे को रिकॉल करता है हमेशा, ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट होने के बाद। ये डिफरेंस था, मेन डिफरेंस कि भाई कैशे डायरेक्ट क्यूरी की जब वैल्यूज चेंज होंगी पैरामीटर की, तो वो हमेशा कैशे में अगेन अगेन इंसर्ट करेगा और टाइम लेगा। तो अगर सेम वैल्यू आ रही है फिर तो वो कैशे से उठा लेगा, मगर स्टोर प्रोसीजर में चाहे वैल्यू जितनी भी हो वो ऑलवेज कैशे को हिट करेगा, इसलिए हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। SP_, इसको नाम दे देते हैं SP यूजर्स, सही है, इसका हमने ये नाम दे दिया। अब हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करेंगे। अब पहला पैरामीटर हम बना लेते हैं कि किस टाइप का वो एग्जीक्यूशन, किस टाइप की वो क्यूरी चलाना चाह रहा है। मतलब हम यहाँ पर एक ही स्टोर प्रोसीजर में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट की क्यूरीज रखेंगे, मगर उसको कंडीशन वाइज करेंगे। तो हम उससे पैरामीटर चाह रहे हैं कि भाई वो इंसर्ट कराना चाह रहा है, अपडेट कराना चाह रहा है, कि क्या कराना चाह रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई टाइप, सही है, nvarchar 50, इसको कर देंगे 50। अब बाकी काम आएगा उसके सारे कॉलम नेम की वैल्यूज का, तो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से उठा लेते हैं, वरना एक एक दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब साथ साथ हम इसको करेंगे इक्वल्स टू नल, इक्वल्स टू नल, इक्वल्स टू नल, इक्वल्स टू नल, आई थिंक कॉमा मिस कर दिया। तो ये साथ साथ हम यहाँ डाल देंगे। सही है, पैरामीटर नेम सेम है, तो हम दोबारा लिखने के बजाय वहाँ से ट्रिगर से हमने कॉपी कर लिया, मगर हम यूज़र आईडी को नल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कर रहे कि यूज़र आईडी जब भी कोई डेटा इंसर्ट हो, हमें रिटर्न में वो इंसर्टेड यूज़र आईडी चाहिए। ठीक है, अब यूज़र आईडी ऑटोमेटिक रखी है, मगर फिर भी हमें जो ऑटोमेटिक इंसर्ट हुई है वो चाहिए ही चाहिए, तो इसको नल नहीं करेंगे, इसको हम कर देंगे आउटपुट। ठीक है, हम इसको आउटपुट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू है, और ये हमेशा हम पास कराएंगे ही करेंगे हर पैरामीटर के साथ यूजर आईडी। ठीक है, अगर कहीं नहीं पास करना हम 0 भेज देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चले जाते हैं अपने बिगिन के अंदर। सही है, अब डिक्लेयर मैंने इसलिए हटाया कि एस से ऊपर जा रहा है, सही है, मैंने आपको बता चुका था। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने बिगिन में, मगर बिगिन से पहले हम एक कंडीशन मांगते, क्या इफ @type इक्वल्स टू, हम यहाँ फिक्स एक वैल्यू रखते हैं इंसर्ट। इफ टाइप कम आ रही है तो आप इफ के अंदर की ये जो होगी ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना बिगिन के अंदर। ठीक है, हम बिगिन के अंदर रख देते हैं इंसर्ट इनटू tbl। अब ये भी इतना लंबा नहीं करें, तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया और ये लॉग हटाया, वैल्यूज़ में हम आ गए, वैल्यूज़ में हमें यूज़र आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है TP यूज़र्स में, और इसके अंदर से ये भी हटाया, बाकी सब पैरामीटर सेम। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं, 11 होने चाहिए क्योंकि यूज़र आईडी हटा दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये 11 पैरामीटर है। अब हमने इसको, इसके बाद हमने ये यूज़र आईडी आउटपुट रखी है, तो हम हर इसको आउटपुट सेंड करेंगे
रिटर्न के साथ हम करेंगे सिलेक्ट @ इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए यूज़र आईडी, ठीक है। हम कर देंगे यूज़र आईडी। अब जो ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो रही होती है हम वो एसक्यूएल से कैसे उठाएं? जब ये इंसर्ट हो गई एक वैल्यू, अब हमें तो नहीं पता यूज़र आईडी 1 हुई है 2 हुई है किस नंबर पे हुई है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि गेट कर लेगा कि जो आइडेंटिटी नहीं इंसर्ट तो वो उसके अंदर सेट कर देगा, और जब ये सेट हो जाएगी तो ये मतलब रिटर्न होगी, सही है। रिटर्न मतलब सिलेक्ट में आ रही है, जब ये आप क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो इंसर्ट होने के बाद सिलेक्ट में एक डेटा भी व्यू करेगी, सही है। अब ये हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी बन गई। अब हम अलग अलग स्टोर प्रोसीजर नहीं बना रहे। स्टोर प्रोसीजर का एक तो बेनिफिट ये भी होता है कि आप अलग अलग, जैसे आप डायरेक्ट क्वेरीज बनाते हैं, इंसर्ट की अलग, अपडेट की अलग, डिलीट की अलग, हर जगह लिख रहे होते हैं, सही है। हमें वो नीड नहीं है, हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट भी तो मिले। हम ये नहीं कर सकते कि अलग अलग इंसर्ट का अलग स्टोर प्रोसीजर बना दें और अपडेट का अलग, डिलीट का अलग, सिलेक्ट का अलग। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर सारे काम करेंगे, ठीक है। अब ये इंसर्ट का था, इसके अंदर हम लगा देंगे एल्स इफ, हम लगा देंगे अपडेट। अब जब उसको टाइप, जब हम सेंड करेंगे तो अपडेट की टाइप सेंड करेंगे तो वो अपडेट का काम करेगा, ठीक है। अपडेट में हम यहाँ पर लिख देंगे अपडेट tbl यूजर सेट। अब यहाँ पर हम दे देंगे यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, तो इसको पासवर्ड को कॉपी करेंगे, ये RFID equals to this, email equals to this, tail name equals to this, जाएंगे is active account equals to this। आई थिंक फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं, चले मैं नेक्स्ट वीडियो में फ़ॉन्ट थोड़े स्कूल के साइज पिक कर दूंगा ताकि आपको सही व्यू हो सके। हम यूज़र ग्रुप आईडी को कर देंगे इक्वल्स टू दिस, रेट पर आवर को कर देंगे equals to this, NI number equals to this, image equals to this, created date equals to this, ठीक है। अब हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि इसमें हमें यूज़र आईडी आएगी वहाँ से, तो क्योंकि वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू यूज़र आईडी। अब ये दो क्वेरी बन चुकी हैं हमारी इंसर्ट और अपडेट की, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेरी की तरफ जाते हैं जो हमारे पास होगी डिलीट की। हम यहाँ लिख देते हैं डिलीट और इसको कट करते हैं सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट नहीं, डिलीट फ्रॉम tbl यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही स्टोर में 3 क्वेरी बन चुकी हैं। अब हम फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ हमारी होगी सिलेक्ट बाय पासवर्ड, ठीक है, जो लॉगिन पे हमें नहीं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सिलेक्ट और फिर हम करते हैं tbl यूजर्स, ऑल फ्रॉम tbl यूजर्स वेयर पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। ऑल को हम हटाते हैं, हम यहाँ पर देते हैं यूजर आईडी। अब हम एक एक कॉलम नेम लिखेंगे, इससे अच्छा हम ये लाइन सेलेक्ट करके क्यू डिज़ाइन इन क्वेरी एडिटर करेंगे, मगर ये एरर दे रहा है इसलिए कि कॉमा, तो इसको हम ये कर देंगे तो वो यहाँ खोल देगा। तो हमारे लिए इजी है चूज करने का, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, RFID, ईमेल, टिल नेम, एक्टिव अकाउंट, पर आवर, NI नंबर, इमेज एंड क्रिएटेड। हमने वो सारे सिलेक्ट किए, उसने सिलेक्ट की क्वेरी बना दी, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ और ओके करूँगा तो वो सिलेक्ट की क्वेरी पूरी हमारे पास ले आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बन चुकी है सिलेक्ट बाय पासवर्ड। अब हमें एक ऐसी क्वेरी भी चाहिए होगी इसके अंदर आगे हम बनाएंगे, जब यूज़र बनाने का वक्त आएगा तो हमें लिस्ट चाहिए होगी यूज़र की। तो सिलेक्ट
ऑल, ठीक है। अब इसके अंदर से हम वेयर का पासवर्ड इक्वल्स टू ये हटा दें। सो हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट है। हमने एसपी यूजर्स का बनाया, उसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट बाय पासवर्ड और सिलेक्ट ऑल, ये हमने 5 क्वेरीज, आई थिंक 5 क्वेरीज का एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया और ये यहाँ पर अब आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर पैरामीटर देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर आ रहे हैं। अब ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। मैं वीडियो चेक कर लूँ कितनी होती है। 55 मिनट हो चुके हैं, तो हम आज यहीं तक छोड़ते हैं। कल में इससे आगे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉगिन की, मैंने सोचा था आज कर सकूँगा, मगर आज और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, तो उससे अच्छा काफ़ी टाइम हो गया। तो आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल मैं इन स्टोर प्रोसीजर के फंक्शंस और रेपो वो सब बनाऊँगा, और साथ इंशाल्लाह अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ और कम इसमें बनाने में लगा तो मैं इंशाल्लाह उसको फॉर्म को लिंक करके भी आपको लिख दूँगा, कर दूँगा। सही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, और मुझे आपकी हेल्प की बहुत नीड है कि आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मुझे वॉच आवर टाइम दें, मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें। आपके लिए बना रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो किसी ने इतनी क्लियर के साथ इस तरह का कोई एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पे पब्लिक मिल सकेगी। मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ जो प्रोफेशनली मार्केट में यूज़ हो रही हो, और आप मेरी एप्लीकेशन को कॉपी करके और डिज़ाइन चेंज करके आप मार्केट में सेल कर सकें। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ जो इस वक्त मार्केट में चल रही हो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।